हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द प्रोविजन विद रिगार्ड टू हिज अपॉइंटमेंट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 76। और जैसे कि हाल ही में हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वो है श्री के वेणुगोपाल। तो सब कुछ जानेंगे विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई भी और रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हर एक वीडियो विद रिगार्ड टू आईपीसी, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। उसके साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम कोई प्रोविजन पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पहले तो बेयर प्रोविजन को पढ़ें उसका, कि आर्टिकल क्या कहता है उस बारे में। क्योंकि देखिए, अभी हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर अभी से ही हमें वो आदत डाल लेनी चाहिए कि पहले हम उसका जो प्रोविजन है उसको इंटरप्रेट करें और फिर उसी प्रोविजन को इन डेप्थ जाके हम समझें। तो वैसे ही करेंगे हम इस वीडियो में भी। पहले हम प्रोविजन समझते हैं। तो आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court as the Attorney General। तो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? कि ही मस्ट हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस which are required by a person to be appointed as the Supreme Court judge। तो अगर कोई बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो उसको जो भी क्वालिफिकेशन सही है ना, वही सेम क्वालिफिकेशंस जिस बंदे को अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा उसके पास होनी चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1। अब आते हैं हम आर्टिकल 76 सब क्लॉज 2। वो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल जो है एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो ही रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म such other duties of legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the president। तो जो भी लीगल मैटर से जुड़ी हुई ड्यूटीज उनको दी जाएंगी बाय द प्रेसिडेंट, उनको उन सभी का निर्वहन करना है, वो सभी फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने हैं। और एक बात याद रखिएगा, ही इज द वन हु रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डिफेंड करते हैं, जो उनका स्टैंड रखते हैं, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। अगली बात आती है आर्टिकल 76 सब क्लॉज 3 के बारे में। अब ये कहता है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर होती है कि ही हैज द राइट टू बी एन ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये बात याद रखिएगा, ये पावर इनको दी गई है अंडर आर्टिकल 76 सब क्लॉज 3 कि अटॉर्नी जनरल अगर चाहें तो ही हैज द राइट टू बी एन ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो सभी में he has the right of being an audience in all the courts। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू 76 सब क्लॉज 4। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्या कहता है कि भाई कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है अटॉर्नी जनरल की। जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी बंदे को अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं और किसी को भी अटॉर्नी जनरल के पद से हटा सकते हैं। और जो रेम्यूनरेशन इन्हें जो मिलेगी, जो इनकी जॉब के लिए, इनके फंक्शन के लिए जो इन्हें पेमेंट मिलेगी, दैट वुड बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे कि क्या रेम्यूनरेशन उन्हें मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। प्रेसिडेंट अगर बोलेंगे कि आज इस बंदे को अटॉर्नी जनरल बनाया जाए तो वो बनेंगे, और जिसको हटाना चाहेंगे उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1, जिसमें मैंने बोला था कि ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस एक बंदे के पास होनी चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो क्वालिफिकेशन एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए, वही सेम क्वालिफिकेशन एक बंदे को अटॉर्नी जनरल बनने के लिए चाहिए। तो जो क्वालिफिकेशन एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए जरूरी है वो लेट डाउन है इन आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3। 124 सब क्लॉज 3 कहता है a person shall not be qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court unless he is the citizen of India। तो पहली बात क्या जरूरी है कि the person जो भी जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, he shall be the citizen of India, पहला। और एक और क्लॉज क्या कहता है? he has been for at least 5 years as a judge of high court or of 2 such courts in succession। तो या तो वो बंदा जज रहा हो 5 साल के लिए इन द हाई कोर्ट। तो ये या तो वो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए, या फिर वो जज हो 5 सालों के लिए किसी हाई कोर्ट में, या फिर अगर वो जज ना भी हो तो ही शैल
हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या फिर अगर वो जज नहीं रहा है 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में, तो वो एक तरीके से एडवोकेट एनरोल्ड रहे हो इन द हाई कोर्ट, 10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो ऑफ बीइंग एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, तो या तो एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए एक हाई कोर्ट में, या 5 साल के लिए जज रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर ही शैल बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट समझते हैं कि कोई बंदे के पास बहुत अच्छी नॉलेज है लॉ की एंड वो उसको लेबल करते हैं कि ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और यही सारी क्वालिफिकेशंस एक बंदे के पास होनी चाहिए जिसको अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है, चाहे वो 10 साल का उनके पास एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो इन द हाई कोर्ट, या 5 साल के लिए वो किसी हाई कोर्ट में जज रह चुके हों, या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगली बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एज ऑफ रिटायरमेंट है वो 65 होती है, आप सभी को पता होगा। पर जब अटॉर्नी जनरल की हम बात करते हैं तो कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती, बिकॉज ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। रिटायरमेंट एज ऑफ 65 इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल, और ये बोला गया था इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल, और ये ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन भी इस बात को बताता है हमें। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अटॉर्नी जनरल। तो पहली बात है टू गिव द लीगल एड एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी लीगल एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है वो अटॉर्नी जनरल देते हैं। जो भी मैटर्स उनको रेफर किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। एक बात ये याद रखिएगा कि लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दूसरी बात कि कोई भी ड्यूटी जो कि जिसका लीगल कैरेक्टर हो, जो भी प्रेसिडेंट उन्हें असाइन करेंगे कि भाई अब आपको ये वाली ड्यूटी परफॉर्म करनी है विच इज ऑफ लीगल कैरेक्टर, तो वो ड्यूटी उन्हें परफॉर्म करनी पड़ेगी। और इसको ऐड किया गया था बाय द नोटिफिकेशन नंबर ऑफ दिस इन द गैजेट ऑफ इंडिया, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। अगर कोई और लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अटॉर्नी जनरल को ये फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, तो वो भी उन्हें फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। और he appears on behalf of the government of India in all the cases in which government of India is concerned and represents government of India। तो जो भी केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी होगी तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा इन ऑल द केसेस जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मत होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनके हाथ में ही होता है इन ऑल द कोर्ट्स। अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि ही शैल नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या कहता है कि भाई अगर बाय चांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई और पार्टी खड़ी है, तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ उस पार्टी को एडवाइस नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये कोई भी अगेंस्ट में जाके काम नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। और अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है और इन्हें अगर किसी एक्यूज को डिफेंड करना है तो वो तभी कर सकते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी इजाजत दे। और डिफेंड accused persons for criminal prosecution without the permission of government of India। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें परमिशन नहीं देगी ना कि हाँ भाई हम आपको परमिशन देते हैं कि कोई क्रिमिनल है तो आप उसको डिफेंड कर लीजिए, तब तक वो किसी क्रिमिनल को भी डिफेंड नहीं कर सकते इन अ क्रिमिनल केस। ये बात याद रखिएगा। पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दे इजाजत कि हाँ जी आप कर लीजिए, तो वो कर सकते हैं। एंड ही कैनॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर इन्हें किसी कंपनी में डायरेक्टर बनाया जा रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत होगी। पर यह अगर आपसे पूछे कि क्या वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हाँ दोस्तों, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं है कि अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब दाल रोटी तो चाहिए ना, तो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को वो कैरी ऑन कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। बस एक ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जाके कोई भी एडवाइस वो नहीं दे सकते हैं, या कोई ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एडवाइस नहीं दे सकते, या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस है, कोई क्रिमिनल को डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट हैविंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, ही इज रिगार्डेड एज अ पॉलिटिकल ऑफिस। इनका जो ऑफिस होता है उसको एक पॉलिटिकल ऑफिस के तौर पे माना जाता है। एंड ही इज द मेंबर ऑफ द मिनिस्ट्री। जैसे लॉ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही ये मेंबर होते हैं अटॉर्नी जनरल इन इंग्लैंड। पर इंडिया में देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल इज नॉट द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं होते हैं। पर इंडिया में जनरल प्रैक्टिस ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ पास हो जाता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है, तो उसके साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भी रिजाइन कर देते हैं उसके साथ ही साथ। ऑल्दो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात याद रखिएगा इन इंडिया। पर इंग्लैंड में ही इज द मेंबर ऑफ द मिनिस्ट्री।
और एक और जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इनके पास है वो ये है कि ही कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसकी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं विदाउट बीइंग अ मेंबर, क्योंकि मेंबर तो होते ही नहीं है ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, पर ये दोनों हाउसेज की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं विदाउट हैविंग द राइट टू वोट। पर इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, पर राइट टू वोट इनके पास नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात थी विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आपको कोई और बुक या फिर कोई और वीडियो या कोई और रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।